बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। ये अभी मैं वो देख रहा था इंडिया का सिविल सर्विस सेटअप। अब वो लाखों में एप्लीकेंट थे वहाँ उसके सिविल सर्विस में। पता नहीं 11 लाख के कितने ने अप्लाई किया, तो उसमें कोई 3-4 लाख अपीयर हुए। तो जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया वो 2,500 थे। तो 2,500 ने रिटर्न क्वालिफाई किया और 900 कुछ ने फिर फाइनली क्वालिफाई किया। ये रेशो ऐसी चल रही है। मतलब ये कि इसमें वो लॉट आएगी जो बहुत सीरियसली इन्वॉल्व है, जिनको पढ़ने से मजा आता है, चीजों की डेप्थ में जाना चाहते हैं, एनालिटिकल माइंड रखते हैं और सिर्फ किताब पर लिखे हुए पर वो रिलाई नहीं करते। वो चीजों के जब हकायक जान लेते हैं तो अपने दिमाग से आंसर निकालने की पोजीशन में आ जाते हैं, इसलिए कि दुनिया का नॉलेज उनके सामने आ चुका होता है। अब आप मुझसे एग्री करेंगे कि करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस तरह हम जितना डीपली और एक्सटेंसिवली हम दुनिया के इश्यूज को स्टडी कर लेते हैं, मैं नहीं समझता कि इसी दुनिया के बारे में सवाल हो और आपको जवाब ना आए। एक एक सेशन में इतने रेफरेंसेस आ जाते हैं। आज ही का जैसे देख लीजिए अभी कि अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे, तो वो सिर्फ चाइना की पॉलिसी नहीं है, वो सारी दुनिया का एक सिचुएशन है और प्रैग्मेटिक एनालिसिस है। आप देखेंगे चाइना का एक ऐसा एसोसिएशन में शामिल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान और साउथ कोरिया शामिल है। ये उसके आर्च एनिमीज हैं। आकस और कोऑर्डिनेटेड डायलॉग में चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन चाइना के साथ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और फाइनेंशियल रिलेशनशिप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। इससे एक यूनिवर्सल रियलिटी जो अमर्ज होती है, यानी ये जो कहते हैं ना, जिस दिन आप ये डिड्यूस करने लग गए कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग विच इज रूलिंग द वर्ल्ड, दैट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट में दो तीन एरियाज होते हैं। इकोनॉमिक एरिया अलग होता है, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एरियाज अलग होते हैं, और आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अलग होते हैं। ये तीन एरियाज हैं। दुनिया में आजकल कल्चर क्या चल रही है कि आपके जो स्ट्रेटेजिक एरियाज, मिलिट्री एरियाज और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और डिफरेंसेस हैं, आप उनको एक तरफ रखें और अपनी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट, अगर वो आपकी कॉमन है और आप बेनिफिट कर सकते हैं इवन एनिमी के साथ, तो यू कीप ऑन कोऑपरेटिंग और एस्टेब्लिशिंग those relations and keeping them intact while keeping others at the back burner. This is going on. सवाल कर दिया जाए तो आप इसके जवाब में मिसालें क्या देंगे? क्या देंगे? आप कहेंगे देखो, ताइवान कितना बड़ा इशू है चाइना, लेकिन ताइवान के साथ उसकी ट्रेड जारी है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है, उसे इंपोर्ट भी करता है। इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्वाड में उसका आर्च एनिमी है और चाइना कंटेनमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन एशिया में सबसे बड़ा उसका ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका चाइना का आर्च एनिमी और लार्जेस्ट चाइना के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोप के साथ बेशुमार मसाइल हैं, क्योंकि यूरोप के अक्सर कंट्रीज अमेरिका के एलाइज हैं। वो एयरबस जो है फ्रांस से कितने मिलियन डॉलर की खरीद रहा है, और इटली जो है BRI का मेंबर बन गए। यानी क्या है, बाकी चीजें देखें, मुमकिन है फ्रांस की जो अप्रोच टुवर्ड्स यूक्रेन डिफरेंट हो, वो रशिया को इन्वेडर कहता है, कंडेम करता है उसके अटैक को, लेकिन चाइना कंडेम नहीं करता। वैसे वो कहता है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, कंडेमनेशन से बात नहीं बनती। क्या ये दिस इज चाइना पॉलिसी? ये है इंटरनेशनल रिलेशंस और ये समझना। और ये जो सवाल का जवाब स्टूडेंट को नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि वो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना इनको सिखाया ही नहीं जाता क्लास। इनको एक चीज सिखाई जाती है, ये सवाल है, इसका जी ये जवाब आपको लिख कर दे दिया, इसको रट। अगर उसे जरा सा सवाल डेविएट कर जाएगा, स्टूडेंट हैंड्स अप हो जाता है। दुनिया का नॉलेज छप गया है। देखें, बेसिक इशू जो है, बेसिक इशू वो वैसे ही रहता है। मिसाल के तौर पर दुनिया के एक इशू है कि वाटर क्राइसिस इशू है, सारी ग्लोबल इशू है। आपको वैसे ही सवाल आ जाए
कि जी वाटर क्राइसिस और वाटर डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये एक वर्ल्ड वाइड काउंट हुआ है बिटवीन नेशंस। इसको आप एनालाइज करें स्टेटमेंट को और रेफरेंसेस दें, इसमें अब आपका एक्सटेंट ऑफ नॉलेज होता है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताने लगा, रिवर नाइल को आप ले, उसकी दो बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलता है और ये एंटर होता है सूडान में, और सूडान के बाद इजिप्ट में। लेकिन खर्तूम ऐसी जगह है जो इसका कैपिटल है, जहां ब्लू नाइल इथोपिया से निकलकर खर्तूम पर मिलता है। अब इथोपिया इज शॉर्ट ऑफ वाटर, उसने एक डैम बना लिया। अब जब डैम बनाया, चूंकि उसमें वो स्टोर करेगा उस पानी को, उसको यूटिलाइज करेगा, तो लोअर रिपेरियन कंट्री जो सूडान और इजिप्ट हैं, उनमें ये एक सेंसिटिविटी डेवलप हो गई कि देखें इसने ऊपर डैम बना लिया। अब आगे आता है क्राइसिस में कि कोई दुनिया में तो सारे दरिया अक्सर ऐसे हैं जो कई मुल्कों से गुजरते हैं, क्या इसका हल जो है नहीं निकाला गया है इंटरनेशनल लॉ? हाँ जी, निकाला गया। अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, कि वो कितना पानी उस दरिया में से ले सकते हैं जो कि कई मुल्कों से गुजरता है, लिहाजा डिस्प्यूट हल होता है। ये थर्ड वर्ल्ड में क्यों होता है? थर्ड वर्ल्ड में वही है, रूल ऑफ लॉ की कमी होती है। दुनिया में की कल्चर भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में वो करते हैं, लेकिन लॉ अगर प्रिवेल करे इंटरनेशनली तो चीजें स्मूथली गवर्न होती हैं। अब आपने देनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने दे दिया डैन्यूब रिवर की। अब डैन्यूब रिवर जर्मनी से ओरिजिनेट होता है, ब्लैक सी में गिरता है, 10 मुल्कों में से गुजरता है। उस पर तो झगड़े नहीं है, जर्मनी से निकला ब्लैक फॉरेस्ट से और 10 मुल्कों से गुजर रहा है अपने अपने हिसाब से कानून के मुताबिक, इसलिए कि सारा यूरोप जो है रूल ऑफ लॉ पर बेस करता है। अब मैंने जो इतनी बात की है, तो मैंने दुनिया के एक अहम सवाल का जवाब दे दिया है दो रेफरेंसेस से। जब तक आप में ये एबिलिटी पैदा नहीं होती, आप चमकेंगे नहीं सीएसएस के लेवल या पीएमएस के लेवल पर लाइक नॉर्थ स्टार।